Hello 11th student, I hope you are doing good. Before we begin our 11th standard session, in this session I'll be covering all the aspect of your 11th standard as far as your J main is concerned and how you'll gonna prepare at the same time for your CBSE curriculum. So इस सेशन में मैं आपको J main और CBSE के बारे में तो बताऊंगा आपका किस टाइप का आपका बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए सो दैट आप दोनों एग्जामिनेशन में आसानी से एक्सेल कर सको. So we can begin with our session. The first aspect that I'll be covering is the pattern of the examination. तो JEE main का pattern किस टाइप का होता है? So as you can see, आप देख सकते हो ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है. सब्जेक्ट PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स. ड्यूरेशन एग्जामिनेशन का 3 आवर्स का होता है एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस होंगे एंड केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस होंगे. ओके, सो अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड सेक्शन बी पार्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लगभग 5 होते हैं, है ना. फिजिक्स में भी 5 होते हैं, केमिस्ट्री में भी 5 होते हैं. सो इन टोटलिटी की बात करें सो हर एक सेक्शन में लाइक मैथमेटिक्स में टोटलिटी मिला के आपके 25 क्वेश्चंस हो गए, फिजिक्स में भी 25 एंड केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं. तो इन टोटलिटी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 75. ओके, एंड मार्किंग स्कीम की बात करें सो +4 फॉर योर करेक्ट आंसर मिलता है आपको और -4 फॉर योर रॉन्ग आंसर एंड 0 फॉर नो अटेम्प्ट. सो इन टोटलिटी की बात करें 75 इंटू 4 करो तो लगभग 300 मार्क्स का JEE मेन का आपका एग्जामिनेशन होता है. सो I'll be covering the physics portion of this entire examination and as far as your CBSE and JEE main is concerned. तो जल्दी से हम begin करते हैं. फिजिक्स के पोर्शन की बात करें तो और इन जनरल बात करें सबसे पहले तो JEE main के कट ऑफ की. तो एज यू कैन सी 25 में लगभग 93% जनरल का कट ऑफ गया है परसेंटाइल एंड EWS के लगभग 80 परसेंटाइल के लगभग गया है ना. प्रीवियसली वो थोड़ा 81 था, ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग 1 परसेंटाइल का फर्क है. ठीक है, एंड 24 की बात करें 23 की बात करें ऑलमोस्ट जनरल का परसेंटाइल कट ऑफ परसेंटाइल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. OBC का 79 एंड 79 पहले भी था एंड SC का 61 एंड ST का इस साल 47 गया है. तो दैट मीन्स 47 लगभग ये 48 के बराबर है. तो दैट मीन्स परसेंटाइल of students who will gonna appear for JEE advanced examination from JEE main examination उसका परसेंटाइल थोड़ा सा बढ़ गया है ST स्टूडेंट्स वगैरह का. ठीक है, सो दीज आर द परसेंटाइल. ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप जो यहाँ बच्चे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास शीट्स हैं, यू कैन इजीली सी. सो 93 परसेंटाइल का मतलब अगर मैं बात करूं इसका मतलब ये होता है कि 93 से अबव जितने भी स्टूडेंट्स हैं दैट मीन्स कि 93 अगर स्पेसिफिकली मान लो आपका 93.10 परसेंटाइल आया है तो दैट मीन्स कि लगभग आप 93.10 परसेंटेज स्टूडेंट्स जितने भी अपीयर किए हैं एग्जामिनेशन में उससे अबव हो. ठीक है, सो इससे आप अबव इन सारे स्टूडेंट से आप 93% स्टूडेंट से आप ऊपर हो. सो अगर इन सब की बात करें तो लगभग सब में जनरल EWS OBC ST ST को मिला के बात करें तो लगभग इनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स दे विल गोना क्वालिफाई फॉर JEE एडवांस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप IITs वगैरह में डिफरेंट IITs वगैरह में आपका एडमिशन होता है. ठीक है, सो एज यू कैन सी द टॉप IITs दैट वी हैव IIT मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी एंड धनबाद. एंड NITs कौन से हो सकते? टॉप NITs कौन कौन से हैं? लाइक त्रिची, राउरकेला, सूरतखल एंड वारंगल, कुरुक्षेत्र, दुर्गापुर, इलाहाबाद, कैलिकट एंड जयपुर. एंड IIITs लाइक IIIT हैदराबाद, ABV, IIIT ग्वालियर, बैंगलोर, गुवाहाटी एंड ये सारे एज यू कैन सी सारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप. जितने भी टॉप IITs NITs वगैरह हैं IIITs हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना. सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर JEE main एज यू कैन सी रजिस्टर्ड स्टूडेंट 23 में लगभग 11 लाख थे एंड 11.6 थे एंड अपीयर कितने हुए? 11.13 लाख. तो धीरे धीरे बढ़ा है ना. 24 में बढ़ गया था, लगभग 14.76 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया जिसमें से
14.15 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया था जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, 25 में लगभग ये थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा कम हो गया, लगभग 10.61 लाख स्टूडेंट्स दे रजिस्टर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, जिसमें से 9.92 लाख स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन अपीयर किया था। ठीक है, एंड आई केप टेलिंग यू, लगभग इन जितने भी परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स थे जिनका कट ऑफ परसेंटाइल था, लगभग वो टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट, 2.5 लाख स्टूडेंट दिल गोना अपीयर फॉर योर जेई एडवांस एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द रैंकिंग एंड परसेंटेज एलोकेशन। एज यू कैन सी, अगर आपका परसेंटाइल लगभग 99.974629 है लगभग, तो दैट मीन एस्टिमेटेड रैंक आपकी 500 के लगभग आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 99, सो दैट मीन्स कि 99.37 तक लगभग आप 10,000 की रैंक में होंगे, है ना। तो परसेंटाइल वर्सेस एस्टिमेटेड रैंक भी आपको एट द सेम टाइम पता होना चाहिए। एंड the marks versus your rank, as you can see, if you have secured 285 to 300 marks, so आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में होगी। अगर 275 से 380 के बीच में, तो लगभग आप टॉप 100 से 200 के बीच में होंगे, है ना। तो एज यू कैन सी, सो आप जैसे ही आप नीचे नीचे जाएंगे, आपका रैंकिंग और भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आपके मार्किंग कम है, तो लगभग आप अगर 240 250 के लगभग भी आते हो, तो लगभग आप टॉप 1500 में तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हो कि कितना मार्क्स आपके आने चाहिए, सो दैट आपके टॉप 100 में या टॉप 500 में या टॉप 1000 में आप आ सकते हो। ठीक है, नाउ if I'll talk about your JEE Main Session 1 एग्जामिनेशन, फिजिक्स के एग्जामिनेशन में आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट से सेशन 1 में, दैट मीन्स कि आपका जनवरी सेशन में लगभग 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है आपका। ठीक है, सो लगभग 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, जो कि सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही हैं। ओके, मोशन से इन स्ट्रेट लाइन से 4, एंड मोशन इन प्लेन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट मीन्स कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं सेशन 1 में। 11 क्वेश्चन लगभग वर्क एनर्जी से आया हुआ था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल से लगभग 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। सॉलिड से आपका जनवरी सेशन में थोड़ा कम आया है, बट फ्लूइड से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज से लगभग 10, एंड थर्मोडायनेमिक्स से तो आता ही है, लगभग 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं इन टोटलिटी। ओके, ग्रेविटेशन से 9, ऑसिलेशन से 6, एंड वेव से 2 क्वेश्चंस आए। तो टोटल सेशन 1 में की बात करें जनवरी सेशन में, तो लगभग 120 क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड। सो बाकी 130 क्वेश्चंस आपके 12th स्टैंडर्ड से आए थे। ठीक है, so 120 questions came from your 11th standard, 130 questions came from your 12th standard, तो टोटलिटी में 250 क्वेश्चंस थे, है ना। सो इजी वाले क्वेश्चंस लगभग 29 थे, एंड दैट इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, और इजी वाले क्वेश्चंस 12th स्टैंडर्ड से 40 थे, तो इन टोटलिटी 69। सो दैट मीन्स कि 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं एज कम्पेयर टू योर 11th स्टैंडर्ड से इजी क्वेश्चंस कम है एज कम्पेयर टू योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस लगभग 84 हैं क्वेश्चंस आए थे जो 11th स्टैंडर्ड से, एंड 73 क्वेश्चंस लगभग जो 12th स्टैंडर्ड से आए थे। हार्ड का पोर्शन करें तो 11th स्टैंडर्ड से कम हार्ड क्वेश्चन आए थे, एंड 17 क्वेश्चन दैट वाज रियली हार्ड दैट केम फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और अगर आपने पेपर वगैरह देखे होंगे तो आपको पता आइडिया भी होगा कि 11th स्टैंड जो 12th स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चंस आए थे, मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी, एंड फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम योर रे ऑप्टिक्स, वो काफ़ी डिफिकल्ट आए हुए थे। ठीक है, सो दैट मीन्स 12th स्टैंडर्ड से ज़्यादा डिफिकल्ट थे। 11th स्टैंडर्ड की बात करें, क्योंकि आज हम 11th स्टैंडर्ड की ही बात करने वाले हैं, उससे लगभग क्वेश्चंस हार्ड का क्वेश्चंस परसेंटेज के क्वेश्चंस थोड़े कम हैं, है ना। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं 11th स्टैंडर्ड से, एंड इजी क्वेश्चंस लगभग 29 क्वेश्चंस आए हुए थे। ये एक फिक्स पैटर्न नहीं है ना। तो ये लगभग ये आपका सिर्फ ये सेशन डिफिकल्ट वाइज सेशन, ये सिर्फ सेशन 1 का है, थोड़ा सा ये वेरी कर सकता है ना। सो एज यू कैन सी, परसेंटेज वाइज अगर मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूं, फिजिक्स की अगर बात करें हम, तो फिजिक्स में लगभग
62.80% लगभग आपका क्वेश्चंस जो मॉडरेट लेवल के थे, है ना, मिडिल लेवल के थे। डिफिकल्ट का लगभग 7.60 क्वेश्चंस, लगभग परसेंटेज क्वेश्चंस लगभग डिफिकल्ट थे, एंड 43 दैट मीन 44 के लगभग क्वेश्चंस आपके इजी थे, है ना। इन जनरली देखा गया है आपके इजी पोर्शन लगभग 30 टू 35% इसका परसेंटेज होता है। दैट मीन्स कि थोड़ा इजी क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, और जो डिफिकल्ट पोर्शन थे लगभग 7 टू 8% के लगभग होता है, मैक्स टू मैक्स 10%। तो ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो डिफिकल्ट लेवल के जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, है ना। और जो इजी थे, इजी का पोर्शन थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया है, बट डिफिकल्ट का भी बढ़ गया है एट द सेम टाइम, है ना। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, ठीक है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस तो लगभग 70% के लगभग होता है, तो इसका मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस का परसेंटेज भी थोड़ा सा इस एग्जामिनेशंस में थोड़ा घटा है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का अलॉन्ग 34% के लगभग आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। जनरली मैथमेटिक्स से लेंदी होता भी है। मॉडरेट 42 अगेन, इजी क्वेश्चंस लगभग 52। केमिस्ट्री का लगभग 45 इजी था, एंड 64 दैट मीन 65% के लगभग क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के थे, एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं केमिस्ट्री में, 5.6 के लगभग, ठीक है। तो आज हम सिर्फ सेशन हमारा पूरा का पूरा एंटायरली 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है और फिजिक्स से रिलेटेड है, तो हम सारी फिजिक्स की ही बात करेंगे और फिजिक्स का ही सिलेबस देखेंगे। तो देखो, यूनिट्स एंड सिलेबस की बात करें जेईई मेंस का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये आपका सिलेबस है जो कि एनटीए की साइट पे भी है, आपको मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स से नंबर ऑफ टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली यूनिट्स एंड मेजरमेंट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं और आते भी हैं, और काफ़ी इजीली आप मैनेज कर सकते हो इसको, है ना, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर तो है नहीं, तो इस पे आप फोकस काफ़ी कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम गेन मार्क्स गेन कर सकते हैं आप इसमें। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, okay, work energy, as you can see again, those who are honest, those who have joined through online, they can take a screenshot of it, okay. JEE mains syllabus, rotation is your 5th chapter। रोटेशन में भी काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, रोटेशंस में से भी इसका परसेंटेज इस बार क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है, सेशन 1 में। ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉ, प्लानिटरी मोशंस, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, इस पे ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं इस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से कम क्वेश्चंस आए हैं, लगभग हुक्स लॉ, यंग्स लॉ, बल्क मॉडुलस, इन सब से, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इन सब थोड़े कम क्वेश्चन आए, बट लिक्विड से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। फ्लूइड से, पास्कल्स लॉ से, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, प्रेशर, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये इन सब पे काफ़ी क्वेश्चंस आए। बबल्स, बबल्स इन डीप इनसाइड द डीप इनसाइड सी एट सर्टेन डेप्थ, उस पे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ था। अब हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन एंड स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री, चेंज इन स्टेट, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ था, स्पेशली आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंड थर्मो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस से तो कम क्वेश्चन थे, बट लगभग आपके ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से ही थे, है ना। तो उसको आप एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसी से ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको बिफोर बिगनिंग ऑफ द सेशंस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या क्या आपका एंटायर सिलेबस है, तो इसलिए मैं आपको ये सारे सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ केजीटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेटेड आप आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ोगे, है ना। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे, आरएमएस स्पीड पढ़ोगे गैस का, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जीज, एप्लीकेशन स्पेसिफिक हीट, गैसेस, मीन फ्री पाथ, ये सारी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, है ना, बट हालांकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं एज कम्पेयर योर केजीटी। एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स से, ऑसिलेशंस में एसएचएम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ कुछ टॉपिक तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी छोटी क्लासेस में, है ना। बट
इसका एक्सटेंशन है जो आप छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके थे, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से और आगे पढ़ेंगे हम एसएचएम, ठीक है, हाउ वेव इंटरैक्ट्स, पेंडुलम, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। तो ये सारे एक्सप्रेशन आप पढ़ेंगे, वेव्स में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर्स में भी छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुकी हो, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन, प्रोग्रेसिव वेव, सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। सुपरपोजिशन मतलब ऑफ वेव्स, मतलब हाउ टू वेव्स इंटरैक्ट, तो उनके वेव का इंटरेक्शन से आपका रिजल्टेंट वेव क्या बनेगा, ठीक है। हार्मोनिक बीट्स, फंडामेंटल मोड्स, ये ऑर्गन पाइप्स, ये सारी आप चीजें टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है। नाउ keep now if I'll talk about your J advanced pattern, so jo I as I kept telling you, 2.5 lakh students, the top 2.5 lakh students, they'll gonna appear for JEE advanced examinations, और उसका परसेंटाइल भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो कीपिंग इन माइंड कि आपका परसेंटाइल क्या है, ठीक है, यू कैन इजिली क्वालिफाई योर JEE एडवांस, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, एज यू कैन सी, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में होते हैं, और इस पे आपके दो एग्जामिनेशंस होते हैं, लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 180 मार्क्स का होता है, सो दैट मीन्स कि टोटल मार्क्स कितना है, 360 का। पेपर 1 आपका मॉर्निंग में होता है, पेपर 2 आपका आफ्टरनून में होता है, ठीक है। तो लगभग 9 to 12 आपका पेपर 1 हो गया, 3 आवर्स का, ठीक है। अगेन आपका 9 to अगेन आपका 2 to 5 लगभग पेपर 2 हो जाता है, ठीक है। तो एक ही दिन आपके दोनों पेपर हो जाते हैं, है ना। तो 3 आवर के ड्यूरेशन के दोनों पेपर होते हैं जे एडवांस के लिए, ठीक है। नाउ पेपर 1 पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 में एंड पेपर 2 दोनों में 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तीनों से एग्जामिनेशन आता है, ठीक है। तीनों पोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और मार्किंग स्कीम की बात करें तो लगभग पार्शियल मार्क वाला भी होता है, एमसीक्यू बेस्ड भी होता है, एंड मोर देन 1 करेक्ट वाले भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अभी हम इसके बारे में आएंगे इसके ऊपर। सो इन टोटलिटी पेपर 1 में लगभग 17 क्वेश्चंस होंगे, है ना, फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, दैट मीन फिजिक्स से 17, केमिस्ट्री से 17 एंड मैथमेटिक्स से 17। तो इन टोटलिटी 51 क्वेश्चंस होते हैं इन ईच पेपर 1 एंड इन ईच पेपर 2, ठीक है। तो each carrying 360 marks. So in totality, it carries 360 marks. 180 in paper 1 and 180 in paper 2. ठीक है। अब कुछ एस्पेक्ट और भी आप याद रखेंगे। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इस साल का जो जेई का जो एडवांस का एग्जामिनेशंस है, वो रोटेशन बेसिस पे सब कंडक्ट कराते हैं, है ना। इस बार का आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट करवाया था, ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट इसमें अपेयर करते हैं, जो जेई मेंस वाले, टॉप जेई मेंस वाले। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एंटायर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो लगभग आपका मिनिमम आपका 75% होना बहुत ज़रूरी है, एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए मिनिमम 65% होना ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू, दैट इज अ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। नाउ पेपर 1 की पैटर्न के बारे में बात करें तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एज यू कैन सी, सिंगल करेक्ट लगभग 4 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्योंकि +3 ईच कैरिंग +3 मार्क्स, तो 4 3 12, टोटल मार्क्स कितने हो गए 12। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसकी -1, है ना। मोर देन 1 करेक्ट वाले ऑप्शंस भी क्वेश्चंस लगभग 3 होते हैं, है ना। एंड अगर आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, दैट मीन्स कि आपने मान लो 3 ऑप्शंस उसमें सही थे, है ना, आउट ऑफ 4, तो अगर आपने 3 किया तो आपको +4 मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसमें से 4 ऑप्शंस में 2 सही हैं तो आपने दोनों डॉट को फिलअप किया है तो आपको अगेन +4 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इसमें, बट एक एडवांटेज ये है कि पार्शियल मार्किंग भी होती है ना। तो दैट मीन्स मान लो 2 ऑप्शन सही है, आपने सिर्फ एक ही फिल किया है, तो आपका पार्शियल मार्किंग उस 1 मार्क का भी मिल जाएगा। अगर आपने, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लो 2 ऑप्शन सही हैं और आपने 3 ऑप्शन को डॉट को फिल कर दिया है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग -2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एज पर एज योर जेई एडवांस इज कंसर्न। तो आपको अगर आता है तो तभी आप टिक करें, अदरवाइज वो ऑप्शंस टिक ना करें। जो आपके ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो वही आप टिक करें, तो आपको पार्शियल मार्किंग भी मिल जाती है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले क्वेश्चंस
लगभग 6 होते हैं, तो ईच कैरीज +4 मार्क्स फॉर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। और अगेन इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लास्ट जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लाइक लिस्ट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 4 क्वेश्चंस आते हैं वो, है ना। और ईच कैरिंग +3 और लगभग 4 3 से 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है। एंड -1 फॉर अदर केसेस, दैट मीन्स अगर आपका ऑप्शन गलत है तो -1, ठीक है। तो इन टोटलिटी ये रहा बात पेपर 1 की, जो कि फिजिक्स के लिए भी है और केमिस्ट्री के लिए भी होगा और मैथमेटिक्स के लिए भी होगा। तो इन टोटलिटी लगभग देखें तो लगभग 17 क्वेश्चन आपके मिला के फिजिक्स के हैं, 17 अगेन केमिस्ट्री के होंगे, 17 एंड अगेन मैथमेटिक्स के होंगे, और सिमिलर पैटर्न नहीं होगा उस पे भी, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर पेपर 2, जो कि आपका डे में होता है, ठीक है, आफ्टरनून में होता है, तो उसमें भी सिंगल करेक्ट फोर क्वेश्चंस होते हैं। इसका भी पैटर्न सेम है, मोर देन 1 करेक्ट का भी पैटर्न सेम ही है, नॉन नेगेटिव का भी पैटर्न सेम है। सिर्फ लास्ट वाला पैटर्न जो है, जो उसमें जो लिस्ट मैच सेट थे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में से मैच वाला क्वेश्चंस की जगह यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो जो इसका भी नंबर 4 होता है, +4, और इस पे कोई भी 0 फॉर ऑल अदर केसेस, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इन टोटलिटी सिर्फ आपका लास्ट पोर्शन ही जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगेन इसमें भी पेपर 2 भी 17 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एंड इट कैरीज इन टोटलिटी हर एक जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स में सब में 17 नंबर क्वेश्चंस होंगे इन टोटलिटी। पेपर 1 तीनों को मिला के, फिजिक्स पीसीएम मिला के आपका 180 का मार्क्स का है, पेपर 2 भी तीनों मिला के 180 मार्क्स का है, ठीक है। नाउ as you can see the syllabus, now we can move on to the syllabus part, units and dimensions। ज़्यादातर जितने भी आपके जो मेंस का सिलेबस है वो तो इंक्लूडेड है ही, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज, थोड़ा सा आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, आई कैप टेलिंग यू स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको तो ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी शीट्स हैं, तो आप आसानी से शीट्स में देख सकते हो अब लेटर ऑन। अभी आप इधर देखेंगे सारा सिलेबस स्पेसिफिकली देख सकते हो आप, है ना। जनरल सिलेबस, मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड मोशन, डायनेमिक्स ऑफ बॉडीज, फिक्स्ड बॉडी, फोर्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, इन वन डायमेंशन ओनली, रेजोनेंस, लीनियर, एंगुलर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हुक्स लॉ, यंग्स लॉ, ग्रेविटेशन, सारा इंक्लूडेड है जितने भी टॉपिक्स है इसमें। बर्नौलीज थ्योरम्स, वेव इक्वेशन, वेव मोशन, थर्मल फिजिक्स लाइक थर्मल एक्सपेंशन, है ना, स्पेसिफिक कैलोरीमेट्री, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों इंक्लूड कर दिया है इसमें। गॉस लॉ, योर एम्पियर्स लॉ, ठीक है, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, एसी, सारा इंक्लूडेड है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एंड लास्ट इट इज योर मॉडर्न फिजिक्स, जो कि आपका सब 12th का पोर्शन ही है, ठीक है। ये भी 12th का पोर्शन, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी 12th का पोर्शन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी 12th का पोर्शन है। थर्मल फिजिक्स तक आपका जो भी सिलेबस है आपका 11th स्टैंडर्ड का ही है, ठीक है। सो आप 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन योर जेई एडवांस एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है एडवांस का, थोड़ा सा काफ़ी एज कम्पेयर टू योर डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ योर जेई मीन्स, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उससे भी लेवल काफ़ी हाई होता है ना, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार क्वेश्चंस आपके 1 और 2 चैप्टर को एमलगेमेट करके एक क्वेश्चन बनता है, या 2-3 टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी इसमें एडवांस लेवल में काफ़ी बढ़ जाती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर सीबीएसई सिलेबस, जल्दी से हम थोड़ा सीबीएसई सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। आपने मेंस के बारे में का सिलेबस देखा, आपने पैटर्न देखा, आपने एडवांस का पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, और अब हम जल्दी से हम सीबीएसई के सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। देखो कई क्वेश्चंस आपके रहते हैं कि सर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सीबीएसई कवरेज होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ सीबीएसई की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका मेंस का कवरेज होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर आप सीबीएसई मेंस की प्रिपरेशन अगर आप सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो
और बाय डिफ़ॉल्ट आपका सीबीएसई का काफ़ी पोर्शन कवर अप हो जाता है। दैट मीन्स कि डेरिवेशंस वगैरह तो आप हम नहीं करते क्योंकि डेरिवेशंस मीन्स में नहीं आता। बट अपार्ट फ्रॉम डेरिवेशंस बाकी जितने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इस साल का जो फिजिक्स का जो पेपर है सीबीएसई का क्लास 12th का वो देखा होगा, तो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी हायर साइड पे था। तो दैट मीन्स कि जिन बच्चों ने जेईई मेन की प्रिपरेशन करी होगी तो उनका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे, है ना? तो वो आसानी से वो कर पाए होंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट दैट मीन्स कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, तो आपका बाय डिफॉल्ट सीबीएसई भी काफ़ी हद तक कवरेज आपका हो जाता है। जस्ट आपको थोड़ा सा हैंड राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए एंड थोड़ा सा डेरिवेशंस पार्ट ऐड ऑन जो हो जाता है वो सब आप आसानी से कर लेंगे, तो सीबीएसई का भी कवरेज आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एट द सेम टाइम सीबीएसई भी कवरेज आपका हो जाएगा। ठीक है, सो एज यू कैन सी द सिलेबस, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स हैं, है ना? एसआई यूनिट, डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस। काफ़ी हद तक अगर आप मैं बोलूँ कि सीबीएसई की बात करें तो स्ट्रैटेजीज किस टाइप से रहनी चाहिए आपकी, सीबीएसई के भी जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो करेंगे एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं नेट के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे एंड जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस करेंगे एंड रेफरेंस बुक के थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो आप करेंगे, इतना करोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, है ना? तो दोनों का प्रिपरेशन ऑलरेडी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़ा हायर ऑर्डर के हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, तो आपका वो मेंस लेवल टच कर जाता है। ठीक है, और एडवांस लेवल टच करने के लिए थोड़ा सा और एक्सपर्टीज और आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका काफ़ी हद तक आपका सीबीएसई का पोर्शन भी कवर हो जाता है। ठीक है, बट आप सिर्फ सीबीएसई का प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा-सा आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा ट्राई करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तब आपका थोड़ा एक्सपर्टीज़ गेन करोगे। अदरवाइज़ ईज़िली आपका जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए सीबीएसई का भी क्वेश्चंस काफ़ी ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? काइनेमैटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर से अब क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, है ना? लाइक प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है? As far as your CBSC is also concerned, your class 11th school examination is concerned, and at the same time your JEE main is concerned. ठीक है? And now laws of motion, these are the topic which are there in your CBS in your NCRT, and work energy के these are the topic which are there in your NCRT. तो एक बार थोड़ा again screenshot ले सकते हो आप। मोशन इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, विल बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से ही है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, थोड़ा इसका काफ़ी एक्सटेंशन हो जाता है आप ग्रेविटेशन का, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इन सैटेलाइट्स, तो इसका एक्सटेंशन काफ़ी होता है ना? एज पर एज योर जेई मेन इज कंसर्न। और सीबीएसई की बात करें या स्कूल प्रिपरेटरी स्ट्रेटजीज की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, और साथ में जो मेंस के और ज़्यादा अगर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका मेंस लेवल का भी प्रिपरेशन इजीली हो जाता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है ना? Mechanical properties of solid, and then these are the topics. Mechanical properties of fluid, these are the topics. Okay. Thermal properties में heat, temperature, liquid specific heat, change in state, thermodynamics, zeroth law, equilibrium, heat, work, internal thermodynamic first law, second law, and thermodynamic processes के क्वेश्चंस आते हैं। काइनेटिक थ्योरी के भी टॉपिक्स देख सकते हो आप, ऑसिलेशंस के भी टॉपिक आप देख सकते हैं, एंड वेव्स के टॉपिक देख सकते हो आप, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बीट्स, है ना? एंड फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक मोड्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे काफ़ी क्वेश्चंस आता है ना? इनफैक्ट आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में भी एंड एट द सेम टाइम आपके जेईई मेंस में भी। ठीक है? नेक्स्ट, हाउ you're gonna balance your JEE with CBSE as far as physics is concerned.
ये काफ़ी क्वेश्चंस बच्चे तो पूछते ही है ना? अभी तक जो भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है, उससे आपको थोड़ा-सा आइडिया तो ये लग गया होगा कि जेईई मेन की जो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, थॉरोली कर रहे हो, ठीक है, पीवाईक्यूज़ कर रहे हो और रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है? तो और एट द सेम टाइम एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सीबीएसई का भी पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो दैट मीन्स कि लगभग 80-90% के लगभग आपका कवरेज आसानी से हो जाएगा। 80% मान के चलो, आई थिंक कवरेज हो जाना चाहिए। स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हर एक इंटरनल जो स्कूल में एग्जामिनेशन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट होते हैं, बट लगभग इन टोटलिटी लगभग आपका 80% कवरेज आसानी से हो जाता है। बाकी जो 20% का आपका जो कवरेज होगा वो लगभग आपका डेरिवेशन पार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं और हैंड राइटिंग एस्पेक्ट वगैरह वो सब एस्पेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट वो कवरेज हो जाता है आपका सीबीएसई में, ठीक है। सो हाउ टू बैलेंस द जेईई एंड सीबीएसई, फोकस ऑन फिजिक्स। तो क्या क्या प्रिपरेटरी स्ट्रेटजीज रहेगी आपकी स्टडी अप्रोच? देखो, फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स एज इट हैज वाइड एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि काइनेमेटिक्स में आप क्या क्या ज़्यादा कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको थॉरली पढ़ेंगे, क्योंकि इसका वाइडर एप्लीकेशन आपका आगे की क्लासेस में भी और ट्वेल्थ की क्लास में भी, जेईई मेंस की भी क्लास में और एज वेल एज सीबीएसई में भी आपका काफ़ी एस्पेक्ट कवरेज होता है। तो काइनेमेटिक्स में आपके जो टॉपिक्स हैं लाइक योर मोशन इन वन डी, मोशन इन 2D, वेक्टर्स, स्पेशली वेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशंस आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम कवरेज करवाएंगे, बट आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए कि ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप आपका सीबीएसई पोर्शन भी कवरेज हो जाए एंड एट द सेम टाइम आपका जेईई मेन का भी पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाए, जो ट्वेल्थ का पोर्शन भी है वो भी कवरेज हो जाए। तो आप वेक्टर्स पे ध्यान दें, है ना, मोशन इन 1D 2D पे ध्यान दें, ठीक है, एंड रिलेटिव मोशंस पे ध्यान दें, है ना। तो वो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डीपली एंड देन फॉर्म द बेसिक्स ऑफ जेईई लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फंडामेंटल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपने धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल व्हाट यू कैन से वर्क, ठीक है, छोटे छोटे वर्क से स्टार्ट करो आप, लाइक अगर आप अभी से करने जा रहे हो, क्योंकि अभी तो आपका स्टार्ट ही हुआ है ना, तो जो सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप छोटे छोटे चंक्स में जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो करना स्टार्ट करो लगभग, और उस चंक्स को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। जैसे कि मैं अगर स्ट्रेटेजी बताऊं आपको, लगभग आप मान लो आज से अब जो टॉपिक्स हम स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्लास में, जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने क्लास में किया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपको जो क्वेश्चंस, जो लिंक्ड क्वेश्चंस है जेईई के एज वेल एज योर एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आप एट द सेम टाइम करते चले जाओ, है ना, क्योंकि आपके पास बर्डन उतना तो है नहीं, है ना, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है, तो उतना ज़्यादा बर्डन आप फील नहीं करोगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका बिफोर सेशन स्टार्ट्स कुछ कुछ टॉपिक जो मैंने बताया उसका ब्रशअप थोड़ा सा आप पहले भी कर सकते हो, लाइक योर वेक्टर्स अगर चाहो तो, ठीक है, वेक्टर्स एंड मोशन इन 1D एंड 2D, ये थोड़ा सा आपको पहले भी आइडिया है, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा ब्रशअप कर लेना। एंड एक टॉपिक और बता रहा हूँ जो आपको ब्रशअप करने के लिए है, लाइक योर बेसिक मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एज वेल एज योर ट्रिग्नोमेट्री, वो सब एड ऑन टॉपिक्स इसमें कवर कर लेना, है ना, बिफोर सेशन स्टार्ट्स, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये भी करना है, एंड वेटेज वाइज भी पोर्शन आपको देखना है कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, ये तब देखेंगे जब आप 11th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इस जितने भी हमने आप वीडियोस वगैरह में शेयर किए हैं, या तो हम कमिंग उसमें भी सेशंस में भी आपको वीडियोस शेयर करेंगे और टॉपिक्स भी शेयर करेंगे जो कि आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आप करेंगे और रिविजन इस पर ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड कर सकते हो आप, ठीक है। साइमल्टेनियसली इट विल कवर योर सीबीएसई सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उस बोर्ड का भी कवरेज जेई के साथ आसानी से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर सीबीएसई एंड जेई प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंसर्न। तो टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में मैंने बताया आपको बेसिक्स, छोटे छोटे स्मॉल चंक्स में आप वर्क करेंगे और धीरे धीरे वो वर्कलोड बढ़ाते चले जाएंगे। लाइक आज जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप यू स्टार्ट विद योर
डेली क्वेश्चन ऑफ योर 5 to 10 क्वेश्चन, है ना, 5 से 10 क्वेश्चन ही डेली स्टार्ट करो, ठीक है। एक वीक, 2 वीक के, एक वीक के बाद आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाओ, है ना, दैट मीन्स कि वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ाते चले जाओ। आप 10 किया, 5 से 10 किया, 10 से फिर 15 किया, 15 से 20 किया, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 20-25 क्वेश्चंस धीरे धीरे करके अगर आप बढ़ाते चले जाते हो, ठीक है, तो आपका जेई मेंस में जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, लगभग फिजिक्स पे लगभग 7500 के लगभग क्वेश्चंस हैं, है ना, टिल ईयर 2025, ठीक है। तो वो सारा कवरेज, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कवर कर पाओगे, ठीक है। जेई मेंस के एज वेल एज जेई एडवांस के क्वेश्चन सारे कवर कर पाओगे, तो बट कंसिस्टेंसी इज द की। तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है आपको, है ना, कि ऐसा नहीं करना कि आज 50 क्वेश्चंस कर लिए, आगे 3 या 4 दिन आपने फिर वो सो गए, आप कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज अ की, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज अ की, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी टाइम डिवोट नहीं करना है शुरुआत में आप, आई एम नॉट टॉकिंग कि 2 आवर्स एकदम सी आप डिवोट कर दो, लगभग आप स्मॉल, जैसे आप 5-10 क्वेश्चन करते हो, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स से स्टार्ट करो, है ना, 40 मिनट्स डिवोट करो फिजिक्स में, ठीक है। ऐसी अदर सब्जेक्ट्स में भी जो अभी आपके टीचर्स बोलते हैं डिवोट करने के लिए टाइम, वैसे डिवोट करना स्टार्ट करो, 40 मिनट्स, ठीक है। एक वीक, 2 वीक के बाद फिर 40 मिनट्स, जो आप 5-10 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर 15 कर दोगे, 40-45 मिनट्स, ठीक है, फिर 1 आवर, दैट मीन्स कि 1 आवर में फिर आप 20-25 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हो, ठीक है, 25 क्वेश्चन पर डे तक पहुंच गए हो, ठीक है। फिर 1.5 आवर, ठीक है, ताकि आपका रिविजन भी एस्पेक्ट कवर हो, प्लस आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी कवर हो, ओके। और एक चीज़ और यहाँ पे, जो कि आई केप टेलिंग यू, कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस तो ज़रूरत है ही, ठीक है, कंसिस्टेंट रिवीजन भी चाहिए, है ना। रिवीजन एस्पेक्ट, रेगुलर रिवीजन भी आपका बहुत एस्पेक्ट प्ले करता है, क्योंकि होगा क्या कि अभी तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, विल गोना बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, एंड बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद जैसे-जैसे आपके चैप्टर कवरेज होता चला जाता है, तो अगर आपने अपने पीछे थॉरोली टाइम टू टाइम बेसिस से आपने कंसिस्टेंटली अगर मेहनत नहीं करी, तो आपका पीछे बैकलॉग हो जाएगा। पीछे वाले चैप्टर बैकलॉग हो जाएगा जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? और आपका जो मैकेनिक्स में तो काफ़ी इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं, तो आपको बहुत थॉरोली शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? 11th का स्टैंडर्ड काफ़ी लेंदी है एज़ पर योर 12th स्टैंडर्ड, इन कंपैरिजन टू योर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपको थॉरली 11th स्टैंडर्ड पढ़ना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चंस करते रहना है, ठीक है। टाइम टू टाइम रिवीजन करना है ना। और प्री बोर्ड की भी प्रिपरेशन करोगे, तो एट द सेम टाइम हम प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन सीरियसली देंगे। अब इसके लिए हम बीच बीच में आपके टाइम टू टाइम बेसिस में सीबीएसई एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। एंड जेई मेन के एग्जामिनेशन तो होते ही हैं, एट द सेम टाइम आपका सीबीएसई का भी एग्जामिनेशन सेपरेटली होता है, एंड एट द सेम टाइम आपका सेपरेटली सीबीएसई क्लास भी और भी एड ऑन भी, डाउट क्लास और एड ऑन एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी, ठीक है। सो practice the previous year questions as far as your JEE Mains is concerned, PYQs questions जैसे I kept telling you लगभग 7500 है। तो अगर आपने आज से अगर स्टार्ट किया है सेशन, ठीक है, अगर मैं फेब तक की बात करूं तो लगभग 10 मंथ्स हो गए। 10 मंथ्स में अगर आपने ऑन एन एवरेज 20-25 क्वेश्चंस पर डे किया है, तब आपका लगभग काफ़ी हद तक आप 7500 के क्वेश्चंस कवर कर लोगे। लगभग 5-6,000 क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए। 6,000 तो क्वेश्चंस आपको करना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका कवर हो जाता है ना? डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपके कवर हो जाते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस थोड़े से रिपीटेड भी होते हैं, है ना? तो उसको आप थोड़ा-सा, आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बैक ऑफ द माइंड समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन मैं इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो जल्दी हो जाएगा, है ना? तो इसलिए कहा जाता है पीवाईक्यूज़ लगभग आपके, अगर आप ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन, 20 टू 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस डेली कर रहे हो, तो मैक्सिमम पोर्शन पीवाईक्यूज़ आप कवर कर लोगे, ठीक है? अब रही बात टाइम मैनेजमेंट, कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए, है ना? देखो भाई, ईच एंड एवरी पर्सन हैव 24 आवर्स, है ना? सबके पास तो 24 आवर्स हैं। तो इट ओनली डिपेंड्स कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। तो ये बहुत, टाइम मैनेजमेंट बहुत एक क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है एज़ फार एज़ योर प्रिपरेटरी स्ट्रैटेजीज़ कंसर्न, कि सीबीएसई को कितना टाइम दो, है ना? और आपका जेईई मेंस को कितना टाइम दो। सो और एट द सेम टाइम
किसको कभी आप ज़्यादा टाइम सीबीएसई को दे दोगे जब आपके स्कूल एग्जामिनेशंस होंगे, है ना? तो फिर ज़्यादातर आप स्कूल्स में ज़्यादा बिजी रहोगे, है ना? जब आपके यहाँ पे एग्जामिनेशंस होगा इंस्टीट्यूशंस में, जेईई मेंस का एग्जामिनेशंस होगा, तो फिर आप उसमें ज़्यादा बिजी रहोगे। तो टाइम एलोकेशन किस टाइप से रखें हम कि आपका दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाए? तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन-कौन से आपके किलिंग एरियाज़ हैं, है ना? लाइक सुबह से लेकर शाम तक जब तक आप सो रहे हो, है ना? तो आप कौन-कौन से टाइम किलिंग एरियाज़ हैं आपके, है ना? जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम किल करते हो। अम, ज़्यादातर टाइम आजकल की जनरेशन्स को देखा जाए, जैसे आप स्टूडेंट्स वगैरह की बात करें, तो ज़्यादातर वो आप नेटवर्किंग पे ज़्यादा टाइम किल करते हैं, है ना? तो उसमें थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि कौन-कौन से एरिया में से आप ओवरली एक्सेसिवली आप ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड कर रहे हो, ठीक है? तो वो सारे एरियाज़ लिस्ट बनाओ, है ना? आई थिंक 5-6 किलिंग एरियाज़ की लिस्ट बनाओ, जिसमें आप ज़्यादा टाइम किल करते हो, है ना? और धीरे-धीरे उसको मिनिमाइज़ करते चले जाना है ना? क्योंकि सिंस अभी आप बिगिनिंग है, सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम है। क्योंकि ज़्यादा सिलेबस अभी कवरेज नहीं हो रहा है शुरुआत में, इनिशियल में, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो इन सब एस्पेक्ट पे अब आप धीरे-धीरे करके कम करते चले जाओ, ताकि आपका जो 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन की तरफ जर्नी है स्मूथ हो जाए। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 तक पर डे की जर्नी है स्मूथ हो जाए, है ना? तो किलिंग एरियाज़ अब अगर आप कम कर देंगे, जो टाइम किलिंग एरियाज़ अगर आप कम कर देंगे, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली आपका जो स्टडी एरियाज़, एकेडमिक टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है? तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है रेगुलरली कि कौन-कौन से एरियाज़ में आपका आप मिस्टेक कर रहे हो, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसको कम करना है। स्टडीज़ का टाइम धीरे-धीरे एलोकेट करना है, बढ़ाना है, ठीक है? एंड इसलिए भी बढ़ाना है क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी मैनीफोल्ड हो गया है ना? एज़ पर एज़ योर 10th स्टैंडर्ड इज़ कंसर्न्ड, जो सीबीए साइंस का सिलेबस था, और आप सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का फिज़िक्स का पोर्शन की बात करो, तो काफ़ी मैनी टाइम्स सिलेबस आपका बढ़ चुका है, ठीक है? तो आपको टाइम डिवोट अब एकेडमिक्स में ज़्यादा ही करना पड़ेगा, है ना? कीपिंग इन माइंड आप कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट भी कर रहे हो और सीबीएसई भी कर रहे हो। सीबीएसई के लिए क्या करना है आपको? एट द सेम टाइम आपका जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो जेईई मेंस के लिए, है ना? 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? तो ऑन डेली बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन्स आपके शुरुआत में 5-6 क्वेश्चन्स आपके सीबीएसई के भी होंगे। तो आप देखोगे ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन्स के लगभग हैं आपके, है ना? 20 कई बार 25 क्वेश्चन्स हैं, कई बार आपके 15 क्वेश्चन्स भी हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 20 क्वेश्चन्स लेके चल लेता हूँ, आपका जो एक्सरसाइज़ में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन्स हैं आपके, ठीक है? तो आप काफ़ी हद तक ईज़िली 1 वीक में ही सीबीएसई का 1 चैप्टर भी कवर कर सकते हो, है ना? 1 वीक या 10 डेज़ में ईज़िली कवर कर सकते हो। 5-5 क्वेश्चन्स भी लेके चले, है ना? 5-5 दैट मीन 4 डेज़ में ही हो गया आपका, है ना? और बाकी 5 टू 10 क्वेश्चन्स आपका जेईई मेंस का भी हो गया, है ना? तो आप ऐसे ही स्ट्रैटेजीज़ बना के चलेंगे कि लगभग मुझे आज 5 क्वेश्चन्स 5 मिनिमम 5 क्वेश्चन्स आपके 5 क्वेश्चन्स आपके एनसीईआरटी के करने हैं, 5 टू 10 क्वेश्चन्स आपके जेईई मेंस पीवाईक्यूज़ के करने हैं, ठीक है? और जो भी रेफरेंस बुक आपको बताया गया है, हम जो बताएँ आपको, जो रेफरेंस बुक्स वगैरह दिए हैं, उसके क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, ठीक है? मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करना है। भाई एक बार में आपको एक एक टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हाफ एन आवर फिज़िक्स पढ़ लिया, फिर हाफ एन आवर केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर हाफ एन आवर मैथमेटिक्स पढ़ लिया। तो मिक्स अप नहीं करना है ना? तो अच्छी तरह से 2-3 1-2 घंटे अगर आप डिवोट कर रहे हो, तो थॉरोली फिज़िक्स को करो, रिविज़न, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस, है ना? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है? अब थोड़ा-सा फिर ब्रेक दे दो, है ना? ब्रेक देके उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट लेके आओ, है ना? तो ऐसे मल्टीटास्किंग नहीं करना है एट द सेम टाइम, और ये भी नहीं करना है जो आप कुछ रिवीजन कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो साथ में कुछ और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, गाने भी लाउड म्यूजिक लगाया हुआ है आपने, है ना? तो इस टाइप की मल्टीटास्किंग वगैरह नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको क्योंकि आपका काफ़ी ब्रेन इधर-उधर की चीज़ों में जा सकता है, ठीक है? और थोड़ा-सा आपका अंडरस्टैंडिंग भी फिर डिटेरियोरेट करती चली जाएगी। सो ये सारे एस्पेक्ट आपको पहले से ही कवर करके रखने हैं, है ना? सो दैट कि कंपाइलेशन ना हो, वर्कलोड का कंपाइलेशन ना हो। शुरुआत में छोटे-छोटे में आप चंक में वर्क करते रहेंगे, तो कंपाइलेशन नहीं होगा आपका, ठीक है? सो दैट आप एकदम से ऐसा फ़ील नहीं करोगे कि आपका पूरा एंटायर 3-4 चैप्टर्स लेफ्ट आउट रह गया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, है ना? या थोड़ा-सा, और जब आप कंटिन्यूअसली टच में नहीं रहोगे, रिविज़न नहीं करोगे, तो वो एस्पेक्ट पीछे के जो चैप्टर आपने कवर किए हैं, वो भी आप भूल जाओगे, है ना? ये ह्यूमन नेचर होता है, जो
जिस चीज़ के आप टच में रहोगे, उसका आपका काफ़ी नॉलेज आप उस चीज़ के बारे में आप गेन कर लेते हो और जिस चीज़ के बारे में जिस चीज़ से आप टच में नहीं रहते हो, उसका धीरे-धीरे आपका मेमोरीज़ उसका फेड आउट होता चला जाता है। ठीक है? सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप? क्रिएट रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल शेड्यूल अपना बनाएँगे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। टाइम एलोकेशन पहले कम रखना है, धीरे-धीरे बढ़ाना है ना? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको 25 क्वेश्चंस तक लेके जाना है ना? प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, ये एस्पेक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप सिलेबस करेंगे आगे, कवरेज होता चला जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट भी आएगा बीच में। तो मॉक टेस्ट में आपको रियल टाइम सिनेरियो में आपको टाइम मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली टाइम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, है ना? तो वो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कुछ सिलेबस जब कवर हो जाएगा, जब आप पीवाईक्यूज़ करते हैं, मान लो आपने 25 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ करने हैं आपको, ठीक है? तो उसका टाइम एलोकेट कर लो, है ना? टाइमर्स होना चाहिए आपके पास कि ये 25 क्वेश्चंस या ये 30 क्वेश्चंस मैं विद इन स्पैन ऑफ 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में कर लेता हूँ। इट स्टिल डिपेंड्स अपॉन योर चैप्टर टू चैप्टर, ठीक है? कि किसी चैप्टर में आपके 1 आवर भी लग सकता है 25 टू 30 क्वेश्चंस करने में। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो लगभग आपका 30 टू 40 क्वेश्चंस आप आसानी से 1 आवर में कर सकते हो। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है? ओके? प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। तो ये आप बाद में करेंगे जब आपके पास स्टडी टाइम अच्छी तरह से हो जाएगा कि आप धीरे-धीरे क्वेश्चंस बढ़ा लेंगे। प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। तो जब आप पूरा कवरेज हो जाएगा आपका सिलेबस तो आप वो टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज देंगे जिसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है? Again, apart from your classroom teaching and teacher support, you'll also get mentoring session, है ना? Mentoring sessions होगा आपका जिसमें आपका mentors they'll be guiding you throughout the year and जो आपका जिस particular topics में भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या किसी भी टाइप के एकेडमिक्स या नॉन एकेडमिक्स टाइप के जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो दे विल बी कवरिंग योर दोज एस्पेक्ट एट द सेम टाइम, है ना? तो आप सीधा डायरेक्ट मेंटीज़ के पास भी जा सकते हो, मेंटर के पास भी जा सकते हो प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फैकल्टीज़ के पास ही जाके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगर फैकल्टीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन आल्सो ईज़िली गो टू द मेंटर्स, है ना? मेंटर्स 24 आवर्स 24 नॉट तो जितने भी एकेडमिक सेशंस हैं उसमें आप थ्रू आउट ईयर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? ओके? अगर आपके डाउट्स वगैरह भी होते हैं यू कैन जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो अगर आपके पास डाउट भी होते हैं यू कैन इजीली टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप जिस टाइम पढ़ रहे हो, है ना? टीचर्स को भेज दो, मेंटर्स को भेज दो, है ना? तो आप ऐसा नहीं कि आप रात में भेज रहे हो, है ना? तो डे टाइम में जो भी स्पेसिफिक टाइम में आप आसानी से भेज सकते हो। जब भी टीचर्स क्वेश्चंस को पढ़ेंगे या मेंटर्स पढ़ेंगे तो आसानी से वो आपको उसका जवाब दे देंगे, ठीक है? सो बिल्डिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप, थोड़ा-सा रिलेशनशिप बिल्डअप तभी होगा, धीरे-धीरे आप जाना स्टार्ट करोगे। जाना तभी स्टार्ट करोगे जब आपके डाउट्स होंगे, डाउट्स तभी होंगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है? ओके, सो होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका होगा, थोड़ा-सा बाकी एस्पेक्ट भी हम क्लास में रूम में जैसे मेंटर्स के पास जाओगे तो बाकी एस्पेक्ट भी आपका कवर हो जाता है, इमोशनल एस्पेक्ट, जिस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, वो आपको दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम टीचर्स, जो टीचर तो हेल्प करेंगे ही, दे विल आल्सो गोना हेल्प यू आउट, ओके? अब स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हद तक मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना? स्टडी प्लान किस टाइप का रहना चाहिए, इफेक्टिव रहना चाहिए, कितना आवर्स का आपका इंटरवेंशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि शुरुआत में आप 4-5 क्वेश्चंस करने में आपको कम टाइम लगेगा, है ना? हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको शुरुआत में। 5-10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन क्योंकि शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है? और शुरुआत में आप यूज़्ड टू भी नहीं हो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। धीरे-धीरे टाइम मैनेजमेंट उसका टाइम बढ़ाते चला जाना है, जो वर्क चंक है उसको धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाना है, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया जाता है ईच सब्जेक्ट में, है ना? सो दैट आपका कीपिंग इन माइंड योर सिलेबस ओवरव्यू जो भी आपका जेईई मेंस का सिलेबस है, कीपिंग इन दैट एस्पेक्ट वो सारी चीज़ें आपका स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, ठीक है? नाउ डाउट सॉल्विंग एंड इंटरेक्टिव सेशंस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डाउट सेशंस बीच-बीच में होते रहते हैं आपके, ठीक है? ऑल्दो आप अपार्ट फ्रॉम क्लास में जो डाउट्स पूछते हो, इसके अलावा भी आपके डाउट सेशंस तो हो ही रहे हैं, ठीक है? डाउट सेशंस वगैरह होते हैं।
तो डाउट सेशंस में आपको ये याद रखना है, ठीक है, देखो कि जो एस्पेक्ट में आप मिस्टेक कर रहे हो, है ना? तो जो भी एस्पेक्ट जो जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वापस उसको करेक्ट वापस वो सेम मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये सारे सेशंस जो भी हम डाउट सेशंस वगैरह लेंगे, उसमें आप जो भी आपके मिस्टेक्स वगैरह होते हैं उसको करेक्ट कर लो, ठीक है? और करेक्ट तभी होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के पास आएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटर्स के पास जाएँगे अपने डाउट्स वगैरह लेके, तो सारे एस्पेक्ट कवर हो जाता है, ठीक है? नाउ रेगुलर टेस्ट होता ही रहता है थ्रू आउट ईयर एज़ आई टोल्ड यू, है ना? कि यहाँ पे आपके शेड्यूल में आपका आपके जो आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कवरेज हो जाएगा, जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट भी होता है, एक कंबाइंड टेस्ट भी होता है पीसीएम का, है ना? जो चैप्टर्स कवर होते चले जाएँगे एंड एट द सेम टाइम एट द लास्ट ये आपका एट द लास्ट भी आपका एग्ज़ामिनेशन होता है जब आपका 11th का सिलेबस पूरा कवर हो जाता है, वो आपका मॉक टेस्ट होता है, ठीक है? उसमें आपका मॉक टेस्ट में कुछ मॉक टेस्ट आपके मिनी सिलेबस का होता है, कुछ मॉक टेस्ट आपके फुल सिलेबस का होता है, ठीक है? एंड ये जो एग्जामिनेशंस आपका सीबीएसई का भी होता है एंड एट द सेम टाइम आपका मेंस का भी होता है। डाइवर्स असेसमेंट मेथड्स है, डेली प्रैक्टिस शीट भी अपार्ट फ्रॉम दिस डेली प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगे। वीकली टेस्ट सीबीएसई एंड मेंस के भी होते हैं, है ना? जो कि आपके चैप्टर कवरेज के साथ भी होता है एंड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस एंड जे में एडवांस के क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे और आप सॉल्व करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशंस वगैरह लगता है एंड एआईटीएस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर सीबीएसई जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये भी आपका एट द एंड ऑफ द सेशन ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जिसमें आपका मिनी टेस्ट एंड फुल टेस्ट होता है, ठीक है? सो आपका जो जेई का क्वेश्चंस आपके पहले भी जो पार्ट टेस्ट भी होता है और फुल टेस्ट भी होता है, ठीक है? परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम भी है, आप थ्रू आउट ईयर पैन ईयर आप देख सकते हो। आपका जर्नी जो है वो देख सकते हैं कि आप कैसे आप धीरे-धीरे एक्सेल कर रहे हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? किस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में क्या मार्क्स आया, आपको बहुत सारे एक्सेल शीट्स के थ्रू भी और बहुत सारे गाइडेड जो अपने टूल्स हैं उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगे, फीडबैक्स मिलते रहेंगे कि आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या-क्या करना है, ठीक है? So this is all about your 11th standard as per as your JEE main and how you're gonna balance the JEE with your CBSE curriculum. Okay, so आज का सेशन बच्चों हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हम आगे क्या करना है, हमारा क्या स्ट्रैटेजीज रहना चाहिए और किस टाइप से आप हम अप्रोच करेंगे, हम आपको अप्रोच करेंगे, ये सारी चीज़ आपको एस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन में ओवर करते हैं। थैंक यू।